हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो आज तारीख है 10 जुलाई और वक्त हो चुका है 10 का दम देखने का, जिसमें हम देखते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू और डिस्कस करेंगे मोस्ट करंट अफेयर्स। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं क्या है आज का इतिहास, यानी आज के दिन में इतिहास में क्या हुआ था। तो आज 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी। वेल्लोर म्यूटिनी क्या है इसको हम देखते हैं। तो वेल्लोर म्यूटिनी एक तमिलनाडु में वेल्लोर जगह है, वहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ वहाँ के लोगों ने एक विद्रोह शुरू कर दिया था। तो विद्रोह किन्होंने किया था? जो वहाँ के साउथ इंडियन सोल्जर्स थे। तो हालांकि काफ़ी बड़ा तो म्यूटिनी नहीं था, बट एक विद्रोह था जो हमने मंगल पांडे के टाइम में 1857 में देखा था। तो उसी का प्रीकर्सर था, मतलब उसी के जैसा था, और यह भी काफ़ी इम्पैक्टफुल था। तो ये हुआ क्यों था? ये हुआ था कि वहाँ पे जो ड्रेस कोड था हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स का, तो उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। तो इससे उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थी वो हर्ट हो गई, तो जिस वजह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य विद्रोह शुरू कर दिया था। तो आज की तारीख 10 जुलाई में यही खास था, वेल्लोर म्यूटिनी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। तो इंस्ट्रक्शन ये है कि ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने कहीं भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है। तो अगर आपसे एमसीक्यू नहीं बनते तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स के तौर पे काम आएगा। फिर अब जिनको असेसमेंट करना है वो क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ लेंगे तो उसको अपने आंसर को पेपर शीट या फिर कहीं पे नोट करके रख लेंगे। फिर अपना जो भी टोटल स्कोर होगा उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अब देखेंगे कि डेली डेली क्या इंप्रूवमेंट उनका हो रहा है। और इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटायर सेशन। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच सैटेलाइट ऑफ ब्राजील विल बी लॉन्च बाय इसरो इन अगस्त, यानी इसरो द्वारा ब्राजील की कौन सी सैटेलाइट अगस्त में प्रक्षेपण की जाएगी। इसरो अभी तक आपने सुना होगा इंडिया की ये लॉन्च किया, वो लॉन्च किया, बट इस बार ब्राजील की लॉन्च करेगा, यानी ब्राजील की कौन सी सैटेलाइट अगस्त में लॉन्च करने वाला है इसरो। तो ऑप्शन ए कार्टोसैट 3, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी रिसेट, ऑप्शन डी अमेजोनिया 1। आप थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड ज्योग्राफी जानेंगे तो आप इसका आंसर सही दे देंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी अमेजोनिया। तो अमेजोनिया 1 तो यह पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि इंटायरली ब्राजील ने डेवलप की है। अब डेवलप किसने की है? ब्राजील, और लॉन्च कौन करेगा? इसरो। तो ये इसकी एग्जैक्ट लॉन्च डेट अभी क्लियर नहीं है कि अगस्त में कब होगा, बट ये हो गया कि अगस्त में ही होगा। तो कहाँ से लॉन्च करेंगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा से। ये सैटेलाइट का क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state government granted cabinet approval to startup policy 2020? तो किसी राज्य सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी 2020 नाम से एक योजना को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो कौन से है वह राज्य सरकार? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इन चारों में से कौन सा? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया है स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए कि आप हमारे यहाँ आके अपने स्टार्टअप वगैरह शुरू करें, और उसी के लिए इन्होंने एक इंडिपेंडेंट और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई है। तो इसमें स्वतंत्र है ये अपने डिसीजन लेने के लिए, और काफ़ी बड़ा कवरेज दिया गया है इसको। तो ये अगले 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगी, फिर जो जैसा हो उस हिसाब से आगे बढ़ाया या फिर कम किया जाएगा। तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये देखने को हो रहा है कि गवर्नमेंट ने उम्मीद लगाई है कि मोस्ट प्रोबेबली 50,000 डायरेक्ट और 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब पूरे स्टेट के अक्रॉस जनरेट होंगी। तो ये उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिन्होंने लाई है स्टार्टअप पॉलिसी 2020। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच एप्लीकेशन फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय जियो? तो जो जियो की सिम यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसी कंपनी जियो द्वारा कौन सा ऐप लाया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? तो जियो के कई सारे ऐप, जियो म्यूजिक जैसे, जियो सावन, जियो टीवी, जियो सिनेमा, इसी तरह से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वो कौन सा ऐप है लॉन्च किया है जियो ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए जियो हैंग आउट, बी जियो फेस, सी जियो मीट एंड ऑप्शन डी जियो डिस्कस। तो इन चारों में से क्या है, देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जियो मीट। तो रिलायंस जियो ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस के लिए जियो मीट को लॉन्च किया है पिछले सप्ताह। तो ये पिछले सप्ताह की न्यूज आज क्यों इंपॉर्टेंट, देखें हम इसको आगे। तो जब ये लॉन्च हुआ तो अपने लॉन्च होते ही 1 मिलियन डाउनलोड यानी लगभग 10 लाख के आसपास इसने एक हफ्ते में ही डाउनलोड हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा मार्जिन इसने लिया। अब क्या हुआ कि अभी जब गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप बैन किए तो काफ़ी भारतीयों को लगा कि शायद जूम भी चाइनीज ऐप है, क्योंकि उसके पहले भी कई बार गाइडलाइंस आ गई थी कि जूम को मत इस्तेमाल कीजिए, जूम के लिए काफ़ी जगह रोक टोक हो रही थी। तो इंडियन यूजर्स को लगा शायद चाइनीज ऐप है जूम भी, तो इसलिए जूम को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि ये देखो चाइनीज ऐप नहीं है, इसका ओरिजिन वगैरह डाटा सेंटर सब उसने बताया कि चाइनीज भी बिल्कुल नहीं है। अब क्या बात हुई कि जो जियो मीट है और जो जूम है, तो इन दोनों का जो भी इंटरफेस है वो एकदम कॉमन लग रहा है, बट नाम अलग है और थोड़ा बहुत कलर अलग है। तो इससे क्या होगा कि अब जो भी जूम का था उसी तर्ज पे जियो मीट ने भी ला दिया है। तो अब जूम ने क्या कहा है कि हम इस पे लीगल एक्शन लेने की सोच रहे हैं, अभी लिया नहीं है, मतलब सोच रहे हैं। तो ये आया है एक बड़ी खबर कि जूम ने कहा है कि हम जियो मीट के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की सोच रहे हैं कि उन्होंने हमारा कॉपी किया सारा इंटरफेस, इसलिए क्योंकि जो सिमिलैरिटीज जूम और जियो मीट में आ रही हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ रीवा सोलर प्लांट। तो हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आई है रीवा सोलर प्लांट के बारे में। तो इसकी क्या है उत्पादन क्षमता। तो अभी एक क्वेश्चन ये काफ़ी हद तक बनते रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी भारत सरकार की योजना है, वर्ल्ड बैंक से मिलके, स्टेट गवर्नमेंट से मिलके, दिल्ली मेट्रो, इसमें सारा कुछ मिला जुला है ये। और इसने सोलर के मामले में काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि क्रांति ला दी थी। तो देख लेते हैं क्या इसका ऑप्शन की इसकी क्षमता कितनी है उत्पादन की। ऑप्शन ए 750 मेगावाट, ऑप्शन बी 1000 मेगावाट, ऑप्शन सी 900 मेगावाट एंड देन ऑप्शन डी 2200 मेगावाट। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 750 मेगावाट। तो जो अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वह 10 तारीख को यानी आज ही इस प्रोजेक्ट को डेडिकेट करेंगे नेशन को, यानी इसका उद्घाटन करेंगे, जो कि रीवा मध्य प्रदेश में है। तो इसमें क्या है खास कि इसमें 3 अलग अलग यूनिट हैं 250-250 मेगावाट की, जो सोलर जनरेटिंग यूनिट्स हैं। इन तीनों को मिलाया गया है और उसी को पूरा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड नाम से दिया गया इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो टोटल कैपेसिटी 750 मेगावाट है। तो ये अपनी तरह का पहला सोलर प्रोजेक्ट है जिसने ग्रिड पैरिटी बैरियर को ख़त्म कर दिया है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ रही है कि जब हम सोलर का यूज़ कर रहे हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और हम बिजली का उत्पादन सोलर से करेंगे तो कोयला हमारे लिए बचेगा। तो कोयला जो भी कार्बन एमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन होता है वो कम होगा। तो 15 लाख टन ऑफ CO2 पर ईयर यानी 50 लाख टन CO2 का एमिशन कम होगा इस प्लांट से। तो बहुत ही बड़ी स्कीम थी गवर्नमेंट की जो अब कर आज यानी नरेंद्र मोदी देश को देने वाले हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेडिकल से रिलेटेड है, यानी विच आर द फर्स्ट 2 कंट्रीज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ WHO टू एलिमिनेट बोथ रूबेला एंड मीजल्स। तो WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से कौन से पहले 2 देश हैं जिन्होंने रूबेला और मीजल्स दोनों को खत्म कर दिया है। तो रूबेला और मीजल्स दोनों को खत्म कर दिया, कौन सी वो 2 कंट्री हैं। तो ऑप्शन ए नेपाल और भूटान, ऑप्शन बी भूटान और मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका और नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका और मालदीव। तो देखिए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है श्रीलंका एंड मालदीव। तो WHO का क्या कार्यक्रम रहता है कि वो किसी भी अगर बीमारी है उसको एलिमिनेट करने के लिए एक सेटअप करता है टारगेट। तो ये पर्टिकुलर जिस रीजन में जैसे फैला उस हिसाब से वहाँ का टारगेट सेट करता है। तो रूबेला के लिए WHO ने टारगेट सेट किया था 2023। तो ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में टोटल 11 कंट्रीज आती हैं। तो इन 11 कंट्रीज के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेन आपके लिए ये था कि श्रीलंका और मालदीव ने ख़त्म कर दिया मीजल्स और रूबेला दोनों।
तो ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया ग्लोबल वीक 2020? तो अभी हाल ही में 3 डे इवेंट शुरू हुआ है इंडिया ग्लोबल वीक नाम से। तो इसकी क्या थी थीम? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ऑप्शन बी, एवरी एक्शन काउंट्स। ऑप्शन सी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ऑप्शन डी, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो इसके ऑप्शन भी इंग्लिश में, क्योंकि हमेशा थीम इंग्लिश में ही पूछी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ग्लोबल इंडिया वीक और इसकी क्या थी थीम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो नरेंद्र मोदी जी ने कल यानी 9 तारीख को एड्रेस किया था इनॉग्रल सेशन इस पूरे समिट का, कि जो भी ग्लोबल इंडिया वीक है उसका। तो ये 3 डे इवेंट है। इसमें इंडस्ट्री के कई सारे पार्टनर्स वगैरह और लीडर और पॉलिटिशियंस, देन उसके बाद स्पिरिचुअल लीडर, सारा कुछ जो भी इंडिया का ग्लोबलाइजेशन करना है इंटरनेशनल इवेंट तौर पे, तो उसकी अपनी अपनी राय रखेंगे। अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट था? ग्लोबल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की थीम, यानी बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। कोविड के दौरान कैसे इंडिया अपना सहयोग कर सकता है, तो उसके लिए ये इवेंट हो रहा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज आई है कि नेपाल ने कुछ इंडियन न्यूज चैनल को बैन कर दिया। विच ऑफ दीज इंडियन न्यूज चैनल्स हैज नॉट बीन बैंड बाई नेपाल? यानी जिन न्यूज चैनल को बैन किया उनमें से कौन सा ही नहीं है? तो एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिसको बैन नहीं किया गया है। भारतीय न्यूज चैनल को बैन नहीं किया गया, बाकी 3 को किया गया। आप थोड़ा भी अंदाजा लगाएंगे तो आपसे बन जाएगा। ऑप्शन ए, आज तक। ऑप्शन बी, जी न्यूज। ऑप्शन सी, डीडी न्यूज। ऑप्शन डी, रिपब्लिक भारत। इन चारों में से किसको नेपाल ने बैन नहीं किया है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी, डीडी न्यूज। यह गवर्नमेंट का ऑफिशियल चैनल होता है, तो इसके लिए इसको इन्होंने बैन नहीं किया है। बट जो नेपाल गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि जो भी रीजन है नेपाल का चैनल बैन करने का, वो ये है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिसिमिनेट न्यूज़ेस जैसे जो भी हमारी संप्रभुता और स्वाभिमान का उल्लंघन करने वाली न्यूज़ है, हम उन्हें नहीं चलने देंगे फिलहाल अपने कंट्री में। तो इसमें इंडिया के कई चैनल को इन्होंने बैन कर दिया, यानी सिर्फ डीडी न्यूज़ को छोड़ के सब चैनल को बैन कर दिया। अभी हाल ही में वहाँ पे जो ये उनके प्रधानमंत्री और उनके पार्टी प्रमुख के बीच में जितना भी विवाद चल रहा है इस्तीफे को लेके, मान मनोबल, चाइना का इंटरफेरेंस, तो उसको इंडिया मीडिया ने काफ़ी हद तक दिखाया। तो वहाँ पे उसका ये रिपरकशंस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने बैन करने का निर्णय ले लिया है। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चाइना और नेपाल इंडिया के बीच में जो चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स? अब तक हमने देखा कई प्राइवेट कंपनी, देन चाइना की कंपनी और इधर उधर की कंपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है, बट एक हाल ही में राज्य सरकार ने अपना खुद का सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया है। तो सेल्फ स्कैन ऐप किसने लॉन्च किया है डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए? तो ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, पंजाब। देन ऑप्शन डी, हरियाणा। तो इन चारों में से किसने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। तो वहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने इसको डेडिकेट किया है कंट्री के लिए, और यह इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, यानी स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। इसमें कहीं की बाहरी कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी ही है। उन्होंने कहा है कि यह देशभक्ति को दर्शाता है, यानी स्वदेशी बना है और ये अपनी देशभक्ति जो इसको यूज करेगा देशभक्ति दर्शाएगा। तो ये एक चल रहा है। आफ्टर 59 चाइनीज ऐप जब से बैन हो गए हैं, उसके बाद से कई ऐसे छोटे मोटे और कई सारे ऐप वगैरह लॉन्च हो रहे हैं स्वदेशी के नाम पे। तो ये था सेल्फ स्कैन, और ये फ्री रहेगा, जैसे आमतौर पे सारे ऐप फ्री होते हैं और सभी ऐप स्टोर में मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क? यानी किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो क्या फायदा मिलेगा इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने से, क्या कैसे, इसको हम देखेंगे आंसर, बट पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल। डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक। एंड देन लास्ट ऑप्शन, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी इन चारों में से किसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है?
तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम। यानी असम में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रपोज किया गया है कि हम इसको राष्ट्रीय पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क में डेवलप करने की सोच रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया गया है अप्रूवल और क्लियरेंस के लिए कि आप इसको नेशनल पार्क का एक टैग दे दीजिए। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब किस एरिया में? तो जो असम का ऊपरी हिस्सा है, यानी हम इंडिया के मैप में देखेंगे तो वहाँ पे जो अपर असम है वहाँ पे ये लोकेटेड है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें 47 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स और 310 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज वहाँ पे पाई जाती हैं। इस प्रपोजल के क्लियर होते ही एक और नेशनल पार्क इंडिया में बढ़ जाएगा। तो असम में भी एक नेशनल पार्क बढ़ जाएगा। तो हम असम में काजीरंगा, मानस कई सारे देख चुके हैं, तो ये भी वहाँ का एक डेवलप होने वाला नेशनल पार्क है जो फ्यूचर में नेशनल पार्क बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द प्रोविडेंट सेविंग अकाउंट सर्विस। यानी किसी बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है। तो ये किन के लिए है और इससे क्या फायदा होगा इसको देखेंगे हम आंसर में, बट पहले देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, देन ऑप्शन बी फिनो पेमेंट्स बैंक। तो यहाँ पे एक ऑप्शन डबल हो गया है, बट आप इन तीन में ही बताइए कि क्या है इसका आंसर। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी फिनो पेमेंट्स बैंक। तो इन चारों में से बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिनो पेमेंट्स बैंक। तो यह 10 से 18 साल के बच्चों के लिए, यानी जो माइनर हैं, अभी हम देखेंगे कि अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो 18 के आप होने चाहिए या फिर आपको पेरेंट के अंतर्गत खोलना पड़ेगा। तो बट अब ये जो नई पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया ये भविष्य बचत खाता, वह 10 से 18 साल के नाबालिग बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है ना। तो इसमें क्या है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की, और आप 18 के कन्वर्ट होते ही आपका ये रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि हमारा मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें, टीन एज में ही हम सेविंग्स डालने की आदत रख सकें, पैसे इधर उधर ना हो, और यही है इसका पूरा मेन मोटिव। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स MCQ। हमने देखा इसमें सारा कुछ, और जिनको जितने भी क्वेश्चन बने हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें और इसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहें ताकि आपका एक लिंकेज बना रहे। और जिन्होंने सिर्फ इसको पढ़ा है तो अपने इस नोट्स को बनाते रहें और कोशिश करें कि आगे वो भी प्रैक्टिस जरूर करें। तो धन्यवाद पूरे सेशन में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।